उधर दिल्ली में तेज की हालत तनु के बगैर पागलों जैसी हो रही थी। अब उसके बगैर 1 मिनट भी रहना उसे गवारा नहीं था। राजवीर भी उसके साथ ही था, जो उसे दिलासा दिए जा रहा था। उन्होंने सीसीटीवी में पूरी तरह से चेक कर लिया था। बाथरूम के पास के कैमरे खराब थे, तो उन आदमियों ने उस बॉक्स में क्या रखा है पता नहीं चल पाया था। तेज का मन जाने क्यों बार बार वहीं जा रहा था। उसने राजवीर से कहा, जाने क्यों ऐसा लग रहा है तनु को उन लोगों ने ही किडनैप किया है। वो लोग एक बड़े से बॉक्स को मेरे सामने से लेकर गुजर रहे थे। वो काफी हड़बड़ी में भी थे, तो मुझे उनकी जानकारी चाहिए, कैसे भी करके। वो जरूर तनु के बारे में जानते होंगे। राजवीर ने कहा, तुम चिंता मत करो, हम एयरपोर्ट के बाहर लगे और हर चौक पर लगे कैमरे को चेक करेंगे। तनु को वो लोग कहीं पर भी ले गए हो, हम उसका पता जरूर लगाएंगे, तुम चिंता मत करो। फिर राजवीर ने दिलासा देते हुए तेज को अपने साथ लिया और घर आ गया। उधर जब शिल्पा के पास बच्चों को लेकर मार्गरेटा और केयरटेकर आई, तो राजवीर को बताकर दोनों के साथ शिल्पा घर आ गई। शिल्पा भी शॉक्ड थी कि तनु चली कहाँ गई। शिल्पा ने दूसरी कार ड्राइवर के साथ ही भिजवा दी थी और ड्राइवर आकर राजवीर और तेज का वेट करने लगा। घर पर गुरप्रीत जी और अंगद जी बेसब्री से तेज और राजवीर का इंतजार कर रहे थे। उन्हें बीच बीच में बच्चों का बिलक बिलक कर अपनी माँ के लिए रोना अच्छा नहीं लग रहा था। ये कैसी विडम्बना थी कि दोनों प्यार करने वाले पति पत्नी को बार बार अलग हो जाना पड़ता था। उन्होंने भी रब के आगे हाथ जोड़कर उनकी परेशानियों को खत्म करने के लिए प्रार्थना की। केयरटेकर और मार्गरेटा दोनों बच्चों को संभालने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर जो प्यार और ममता उनकी माँ उन्हें दे सकती थी, वो एक केयरटेकर कभी नहीं दे सकती थी। उन्हें भी बहुत बुरा लग रहा था कि तनु न जाने कहाँ चली गई है। कुछ समय के बाद ही तेज और राजवीर वहाँ आ गए। उनके आते ही मिस्टर सिंघानिया भी पहुँच गए थे। आते ही उन्होंने शिल्पा और राजवीर से पूछा, इतनी बड़ी गलती हुई कैसे? इतने बड़े एयरपोर्ट पर तनुजा कैसे खो सकती है? उन्हें कैसे समझाते कि सुधा नाम की बला ने अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ा है। ये सब कुछ उसी का किया हुआ है। नानू ने भी तेज को गले लगाकर कहा, वो कहीं नहीं जाएगी और उसे कुछ होगा भी नहीं। हम सबकी प्रार्थना उसे जरूर ढूंढ लाएगी। तुम चिंता मत करो, हम सब मिलकर उसे ढूंढ लेंगे। तेज जो इतने समय से अपने आंसुओं को रोक रखा था, नानू के कंधे पर सिर रख के रोने लगा। उसे रोते हुए कहा, मैंने उससे कहा था घर चलो, पर वो नहीं मानी। और देखे ना, अपना फोन पर्स कुछ भी नहीं ले गई। लोकेशन भी नहीं पता चल रहा है उसका। कहाँ गई, कैसे गई और किस हालत में है, मुझे कुछ पता नहीं है। मुझसे ही गलती हुई कि मैंने उसकी केयर नहीं की, और वो नहीं जानती कि अब उसकी इतनी सी भी दूरी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मुझे तो अब बस उसी की चिंता खाए जा रही है। पता नहीं कौन थे वो लोग, उसे लेकर गए और पता नहीं वो कैसी हालत में होगी। शिल्पा से भी अपने भाई का दुख नहीं देखा जा रहा था। उसने भी रोते हुए राजवीर के कंधे पर सर रखा, तो राजवीर ने भी उसे संभाल लिया। शिल्पा ने सिसकते हुए राजवीर से कहा, तुमने देखा ना भाई की हालत को। दोनों बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। एक पल भी एक दूसरे के बगैर रहना बहुत कठिन है। हम सबको ऐसा बिलकता छोड़कर पता नहीं कहाँ चली गई तनु। बच्चों को देख रहे हैं ना आप, उनकी हालत अपनी माँ के बगैर कैसी हो गई है। उनका रोना मुझसे देखा नहीं जा रहा है। क्या जरूरत थी उसे वहां एयरपोर्ट पर तेज भैया को छोड़कर जाने की? आने दो उसे, बहुत खबर लूंगी उसकी। सुधा इन लोगों की जान के पीछे पड़ी है, कैसे भूल गई वो? जब यहाँ दिल्ली में थे तब भाई की जगह ड्राइवर जख्मी हुआ था और सुधा ने उसके सरप्राइज को तहस नहस करने की पूरी कोशिश की थी। कैसे भूल गई वो ये सब? शायद वो सुधा इन्हें पूरी तरह से बर्बाद करना चाहती है। प्लीज राजवीर, कुछ भी करके उसे ढूंढो ना। राजवीर ने भी शिल्पा के सर को सहलाते हुए कहा, यहाँ क्या हुआ था उसके बारे में तनु को कुछ पता ही नहीं है। उसे तो यही लग रहा था कि शायद सुधा उनका पीछा छोड़ चुकी है। पर तुम चिंता मत करो, हम पूरी कोशिश करेंगे तनु को ढूंढने की। बस वो लोग उसे किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाए। फिर उसकी नजर वापस तेज के ऊपर गई, जो बहुत परेशान था। ना मैं तुम्हें खोना चाहता हूँ और ना ही तुम्हारी यादों में रोना चाहता हूँ। जब तक ये जिंदगी है, मैं इसी जिंदगी को तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी में तुम्हारी अहमियत क्या है बता नहीं सकता मैं। दिल में उसकी जगह किसी को दिखा नहीं सकता मैं। कुछ रिश्ते जिंदगी में बहुत अनमोल होते हैं, बस इससे ज्यादा किसी को कुछ और समझा नहीं सकता हूँ। उधर छोटा छतरी के फार्म हाउस पर डॉक्टर आ गई थी और उन्होंने तनु के सिर के पीछे के घाव को साफ करके पट्टी कर दी। तनु अभी भी बेहोश थी। उसके रूम से बाहर आते ही डॉक्टर ने कहा, देखिए आपकी वाइफ का काफी ब्लड लॉस हुआ है
और शायद सर में चोट भी बहुत जोर से लगी है। अभी तो मैं फिलहाल पट्टी कर देती हूँ, पर इनकी चोट की गहराई को चेक करने के लिए इन्हें तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाना बहुत जरूरी है। छोटा छतरी ने डॉक्टर की बात सुनकर हाँ कह दिया और अपने आदमियों से तनुजा को हॉस्पिटल ले जाने की व्यवस्था करने को कहा। वो डॉक्टर तो अपनी बात कहकर चली गई थी, पर जाने क्यों एक सुकून सा छोटा छतरी के दिल में हो आया था। आखिर उसने तनुजा के साथ ऐसा ही कोई सपना देखा था। उसने तनुजा को अगवा ही इसीलिए किया था कि वो उसे हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहता था। उसकी एक झलक ही छोटा छतरी के दिल में हलचल मचा चुकी थी और अब वो उसे किसी भी कीमत पर तेज प्रताप को लौटाना नहीं चाहता था। छोटा छतरी के कहते ही हॉस्पिटल में आनन फानन बात कर ली गई। कुछ देर में ही एम्बुलेंस वहां आई। छोटा छतरी ने तनु को अपनी गोद में उठाया और एम्बुलेंस तक ले आया। उसे अब बस एक ही चेहरा नजर आ रहा था, वो था तनु का। अब वो उसे एक पल के लिए भी अपने से दूर नहीं करना चाहता था। एम्बुलेंस हॉस्पिटल पहुंच गई थी। छोटा छतरी के आदमियों ने रात के अंधेरे में ही चारों ओर से हॉस्पिटल को घेर रखा था। किसी को भी भनक नहीं लगी थी कि वहां किसी का इलाज भी चल रहा है। ये छोटा छतरी का प्राइवेट हॉस्पिटल था। हर तरह की सुविधाएं वहां उपलब्ध थी। डॉक्टर तनु के सर का एक्सरे करके उसके रिपोर्ट को चेक करने लगे। छोटा छतरी भी बेसब्री सा उनके सामने ही बैठा हुआ था। आज उसका अलग ही रूप लोगों के सामने था। उसे इस तरह से किसी के लिए परेशान आज तक किसी ने नहीं देखा था। इसे ये तो सबको समझ आ गया था कि तनुजा छोटा छतरी के लिए बहुत खास हो गई थी। खुदा भी न जाने कैसे कैसे रिश्ते बना देता है, अनजानों को भी दिल में बसा देता है। जिनको हम जानते भी नहीं थे उन्हें जान से भी ज्यादा अजीज बना देता है। उधर फ्रांस में विक्रम अपने मामा जी के मेंशन आया। वहां पहुंचकर वो सुधा के बारे में ही सोच रहा था जो उसके हाथ से निकल गई थी। इतना तो वो भी समझ गया था, और यहाँ फ्रांस में उसका बहुत ज्यादा कनेक्शन भी नहीं था। वो तो बस अपने मामा जी के डूबते हुए बिजनेस को संभालने के लिए आया था। आज इन 1 महीने में ही उसने बिजनेस को काफी संभाल लिया था। उसकी टिकट भी बुक हो चुकी थी। तो उसने इन ख्यालों को झटका पर प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर करके सुधा का पता लगाने को कह दिया। अब उसे इंतजार था कि कब वो अपनी प्रीति से मिलेगा। प्रीति से मिलने की बात सोचकर ही उसके मन में एक हल्की सी गुदगुदी होने लगी। वो अपने रूम में था जहां एक बड़ी सी खिड़की थी। उसने उसके पर्दे खोले और सुकून से उसने अपनी आंखें बंद की। उसने अपने आप से ही कहा, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि प्यार दोबारा भी हो सकता है। एक वो पल था जब मैं तनु को कभी नहीं भूल पा रहा था, और आज वो पल है जब प्रीति पूरी तरह से मेरे दिल से होते हुए मेरी रूह तक समा चुकी है। सचमुच प्यार आदमी को सब कुछ भुला देता है, और इस पागल ने अब मुझे पूरी तरह से पागल कर दिया है। मुझे खुद को पता नहीं चला, उसे पिछले दिनों की यादें आ गई, जिसे याद करके ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। अब तो इंतजार कटे कट नहीं रहा था। उधर फ्रांस में ही माइकल को अपने आदमियों से इतना तो पता चल चुका था कि विक्रम के आदमी पागलों की तरह सुधा को ढूंढ रहे हैं। इसीलिए उसने सुधा को कुछ समय के लिए अंडरग्राउंड होने कह दिया, और दोनों ही वहां से किसी गुमनाम जगह की ओर चले गए। माइकल ने सुधा का फोन लेकर उसकी सिम को चेंज करते हुए कहा, कुछ समय के लिए इन सब को भूल जाओ मेरी जान। एक बार और इन सब के बारे में सोचो, क्या मिलेगा तुम्हें उनके साथ ये सब करके। छोड़ दो ना ये सब। हम अपनी जिंदगी बहुत आराम से बिताएंगे। जो प्यार के सपने तुमने उन लोगों के साथ देखे हैं, मैं उनसे कहीं ज्यादा प्यार तुम्हें करूंगा, और इन सब के बीच मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूं। एक बार इसे समझ कर तो देखो। सुधा बदले की आग में इस तरह से उलझ चुकी थी कि उसे माइकल का प्यार नजर ही नहीं आ रहा था। पर यह तो सच था कि उसे कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड होना था, तो वो माइकल के साथ जाने के लिए राजी हो गई। उधर काठ गोदाम में समीर काली के साथ आश्रम में आया तो उसने देखा उमा दीदी, शीला दीदी और प्रीति उसी का इंतजार कर रही थी। वहां पर समीर को देखकर प्रीति के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई और समीर के दिल में सुकून से उतर आया। बस उसकी एक झलक और एक मुस्कुराहट ही तो मांगी थी उसने। प्रीति ने मुस्कुराते हुए काली और समीर को वहां बैठने को कहा। सबने मिलकर प्लान बनाया, पर पूरा प्लान समीर के सिर के ऊपर से जा रहा था, क्योंकि उसका ध्यान उन लोगों के प्लान में नहीं था। पंडित जी को भी उमा दीदी ने बुला लिया था, जो अपने किसी खास गणना में लगे हुए थे। पूजा और समय दोनों की ही सही डेट ऑफ बर्थ पता नहीं थी, इसीलिए पंडित जी एक अलग ही गणना कर रहे थे। गणना करते हुए उन्होंने उन सभी से कहा, देखिए
शादी के लिए आज रात का ही मुहूर्त है। यदि आज ही ये शादी नहीं हुई तो ये शादी शायद अगले साल भी नहीं हो पाएगी। यदि आप व्यवस्था कर सके तो आज के आज ही दोनों की शादी करा दे। इतनी जल्दी शादी किसी ने सोची नहीं थी। काली ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, व्यवस्था हो जाएगी। और उसने फोन करके अपने असिस्टेंट को पूरी व्यवस्था करने को कह दिया। उसका असिस्टेंट भी काली के कहे अनुसार मंदिर में शादी कराने की पूरी व्यवस्था करने लगा। काली ने फोन करके वकीलों को भी आने को कह दिया। शायद कोर्ट मैरिज भी जरूरी थी। उन्हें चिंता इस बात की थी, समय और पूजा इतनी जल्दबाजी में शादी के लिए तैयार होंगे या नहीं। प्रीति को एक अलग सी घबराहट हो रही थी और इधर समीर भी समय के लिए परेशान हो उठा। काली ने कहा, पर एक बार लड़के और लड़की को एक दूसरे से मिलने देना जरूरी है, क्योंकि अभी तक उन्हें ये पता नहीं है कि वो शादी किससे कर रहे हैं। हम अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, पर यदि इनमें से किसी एक ने भी ना किया तो शायद शादी कराना मुश्किल होगा। समय की तो गारंटी है कि मना नहीं करेगा, पर पूजा का मुझे पता नहीं। उमा दीदी ने कहा, उसकी भी चिंता मत कीजिए, अभी बस दोनों का मिलना ही सही है। उन सभी ने गहरी सांस ली और अपना अपना काम करने लगे। काली को कुछ काम था तो वो अपने काम से चला गया और इधर उमा दीदी और शीला दीदी भी अपने काम से चली गई। उस रूम में प्रीति के साथ अब सिर्फ समीर ही रह गया था। डियर लिस्नर,